Hello everyone. So I welcome you all in this series which I call Zero to Hero series for complete JEE physics. तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, वी आर गोना टैकल फिज़िक्स इन अ वे कि हम छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें आसानी से समझ पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इट शुड बी कवर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपको वन बाय वन टॉपिक्स को क्लियर करते जाना होगा। देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ गैप्स, है ना, बी इट इन द कंटेंट, बी इट इन द कॉन्सेप्ट्स और बी इट इन द प्रैक्टिस टू, है ना। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी होगी, इवन दो मैं आपके साथ साथ क्लास में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, so to make it easier. Otherwise we will also be having some kind of sessions related to the concepts that we have done, और उन्हीं के मतलब उन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आवर टॉपिक इज आवर फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर 0, है ना, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। वी आर गोना क्रिएट योर फाउंडेशन फॉर JEE and obviously the lectures are gonna be up to advanced level, है ना। So I will request you all कि आपको अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप उसको दोबारा देखें, बुक्स जो भी रेफरेंस बुक्स हैं स्टैंडर्ड वो आप फॉलो करें, साथ साथ में अपनी NCERT कवर करें एंड यू विल बी एबल टू कवर ऑल दिस, है ना। सो वी आर गोना इन दिस चैप्टर आर मेजर टारगेट इज टू फिक्स द फियर ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। So let's just start. So our chapter is mathematics in physics. As far as the chapter is concerned, if I talk about some kind of intro, तो you can think like कि जैसे अब आपको अपने जैसे कोई भी आपके पास थॉट्स हैं ना, कोई भी आइडियाज़ हैं, अगर मान लो दो इंसान हैं, दे हैव टू लाइक कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो उनके पास कोई तरीका होना चाहिए। जैसे आपका मतलब आज के टाइम पे तो जैसे लैंग्वेज है, पहले आपका जेस्चर्स है ना पुराने टाइम पे, तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे सामने वाला समझ पाए। जेस्चर्स तो फिर भी लाइक दे कैन बी आर्बिट्ररी, है ना, उनका कोई स्पेसिफिक सेंस बने ना बने, सामने वाला उस साइन लैंग्वेज को समझ पाए ना पाए, ज़रूरी नहीं है। बट लैंग्वेज इफ़ इट हैज़ अ डेफिनेट स्क्रिप्ट, है ना, तो definitely it will help in communication. That's the same kind of illustration that I'm gonna give here. It's like if we are gonna study physics, I can definitely say that maths is the language of physics, है ना, because it becomes very easier to describe, understand and apply the physical principle. physics के जो भी हम laws वगैरह सब पढ़ेंगे, if मैथ्स ना हो तो आप शायद ये सारे न्यूमेरिकल्स, उसका अप्लाइड आस्पेक्ट, ये सब चीज़ें ना देख पाएँ, है ना। जब तक आपको कोई सॉल्व करना है तो यू शुड हैव दैट इक्वेशंस एंड ऑल, तो इसीलिए मैथ्स का होना नेसेसरी है फिजिक्स में। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस फिजिकल प्रिंसिपल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट से दैट, सो लाइक देयर इज़ अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, you must have had studied it in your 9th class, है ना। सो इसमें क्या होता है कि it states that इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी, है ना, if it is a body B, इस यूनिवर्स में इसके आसपास कोई भी दूसरी बॉडी होगी, कोई भी, इट्स कोई सा भी ऑब्जेक्ट, है ना, जिसका कोई फिजिकल डिमेंशन हो, लाइक इट कैन बी स्टोन, समथिंग लाइक दैट, है ना, इट कैन इवन बी अ ह्यूमन बॉडी टू। तो ये जो है that everybody in this universe attracts every other body, है ना। अगर ये कोई मान लो दूसरी बॉडी है इसके आसपास, तो ये बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, सेम ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। अब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, दिस फोर्स, है ना, दिस फोर्स, मान लो ये बॉडी बी है ना, ये मान लो इस ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ खींच रही है ना, बी ने ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, ए इज अट्रैक्टेड बाय बी। तो इसमें क्या बोलते हैं कि दिस फोर्स, है ना, फोर्स ऑन ए बाय बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आपने सुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना, डिवाइडेड बाय या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अगर ये बी ए के बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ आर है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो, तो इसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं मान लो जब तक मैंने ये नहीं लिखा था, आप इस चीज़ का शायद उतना सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट लिखूँ कि दैट एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दोज टू बॉडीज़ एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइक द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको absurd लगता। बट जैसे ही मैंने ये बोल दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़, है ना, या प्रोपोर्शनल अभी रखे हैं ऐसे ही, तो m1 m2 अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। जैसे ही आपने मैथ्स का यूज़ किया, ऐसे ये सब लिखना शुरू किया, तो आपके लिए फ़िज़िक्स को समझना पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप आसानी से समझ गए। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स, है ना। सो जस्ट द सेम वे, लाइक अगर मैं बोलूँ मैथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक यू हैव इन मैथ्स, है ना, यू हैव योर अलजेब्रा, you will study trigonometry, है ना, you will study calculus, you will study graphs, है ना, and log values, this all। तो आपकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं आप, फिर बेसिक इक्वेशंस, है ना, या कोई इक्वेशंस आपके पास होती हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप क्या करते हैं, ये जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आप फिज़िक्स में, इससे आप फिज़िक्स को आसानी से समझ पाते हैं। लाइक द सेम वे, अगर मान लो अगर आपको इंग्लिश समझनी है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू लाइक बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, लेकिन ना आपकी ग्रामर की समझ अच्छी है इंग्लिश की, ना ही आपका वोकैब अच्छी है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये टास्क आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, है ना। मतलब अगर आप सीख रहे हैं, मदर टंग का कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ, है ना, दैट्स समथिंग सो डिफरेंट, बट हाँ अगर आप मतलब आपकी मदर टंग नहीं है इंग्लिश एंड यू आर लाइक ट्राइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट, है ना, दिस लैंग्वेज, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए वैसे ही, क्योंकि यही सारा तरीका अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने का, या जो भी आपका मतलब थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं। द सेम वे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स बेटर यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। गुड, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये आपका छोटा सा इंट्रो था, आई होप आपको समझा पाया होगा कि क्यों ज़रूरी है फिजिक्स में मैथ्स को समझना, है ना। सो आवर फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना अंडरस्टैंड इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी है, तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या समझनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। अब ये आपने 9th-10th में शायद पढ़ा भी होगा कि इक्वेशंस क्या होता है, समथिंग जिसमें इक्वालिटी हो, लेफ्ट साइड कुछ हो राइट साइड कुछ हो, है ना, ये तो इक्वेशन होता है। अब देखो ध्यान से, अब इक्वेशन कई टाइप की होती है, लीनियर इक्वेशन, है ना, वो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, ऑफ दिस फॉर्म, लाइक मान लो x+2 = 3, है ना, कुछ ऐसा, या x-2 = 4, है ना, या x-y = 5, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी लिख दूँ मैं, है ना, जिसमें आपका क्या होता है, बेसिकली डिग्री 1 होती है। क्या होती है? डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, देखो, डिग्री ऑफ एनी इक्वेशन इज उस इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है, मतलब जो चेंज हो रहा है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे x-y = 5 को, तो यहाँ पे वेरिएबल मान लो x है और साथ में y वेरिएबल है ना, तो आपके जो वेरिएबल x और y है उनकी डिग्री क्या है? 1। मतलब x की पावर जो होता है डिग्री, है ना, जो आपका वेरिएबल है, अब उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल मान लो अगर x के हिसाब से देखूँ, है ना, तो इन टर्म्स ऑफ x की हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशन में कहाँ पे? यहीं पे है। कितनी है? 1 है। y की भी 1 है, तो y और x दोनों के ही टर्म्स में ये इक्वेशन क्या होती है? लीनियर होती है ना। अब मान लो मैं ऐसे कर दूँ, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने अभी भी क्या बोला, वेरिएबल देखो इक्वेशन का, क्या देखो? वेरिएबल। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता? x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? देखो x यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x की पावर क्या होगी? दिखानी है तो x की पावर 1 ही होगा, x की पावर 1 इज x, है ना, यहाँ पे x की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो दिस शुड बी डिग्री, है ना, हाईएस्ट पावर। अब देखो ध्यान से, यहीं से मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 होगा तो क्या होगा? क्यूबिक, है ना, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री
एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, है ना, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर मुझे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वो दिखाना हो एक्सप्रेशन, तो कैसा होता है वो? कुछ नहीं, देखो कुछ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, पावर कम करते जाऊंगा, एक्स होगा प्लस, अब यहाँ पे कुछ आता है ना, देखो जरूरी नहीं कि मतलब सीधे एक्स के बाद कुछ आए ही ना, अब वेरिएबल अगर ना आए तो कांस्टेंट चीज़ आ सकती है, तो कांस्टेंट तो कितने भी सारे आ सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे इक्वेशन खत्म हो जाती है ना, हम जनरल तरीका बता रहे हैं, होने को यहाँ पे C1 C2 C3 भी हो सकता है ना, पर उसको आप फिर से अगर कांस्टेंट है सारे ऐड करके मैंने C लिख दिया। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ चीज़ हो सकती है, जैसे हमेशा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे तो चलो 1 था, बट यहाँ पे देखो x के साथ 3 है ना, लेकिन यहाँ पे x के साथ तो 1 है, तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ और आपको दिखाने पड़ेंगे, मतलब कोफिशिएंट्स दिखाने पड़ेंगे, इनके कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ वाला टर्म आता है, कांस्टेंट जो इनसे मल्टीपल होगा जो है ना, तो मान लो a लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया, ये लाइन में लिखने का तरीका होता है ताकि आप याद रख पाएँ। अच्छा, तो क्या आप मुझे ये बता पाएंगे थर्ड डिग्री की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो तो होती है क्यूबिक, मैंने अभी आपको बताया है ना, तो उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स, 3 2 1 प्लस, अब x की पावर 0 तो 1 ही होता है, और मतलब x के बाद कुछ नहीं आ रहा तो कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो कोफिशिएंट डालो, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है ना, c यहाँ आ गया तो यहाँ पे आप d यूज़ कर लो, है ना, इस कांस्टेंट को आप d मान लो, है ना, कोई भी कांस्टेंट d। अब देखो ध्यान से, ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा ना क्योंकि हर इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3 ऐसे हो जरूरी नहीं है, कुछ हो सकती है 5x क्यूब, तो वहाँ पे a की वैल्यू 5, यहाँ पे a की वैल्यू 1, तो कोफिशिएंट्स बताने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी तक हमने देखा, देखिए ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, a b और c जो है वो इम्पॉर्टेंट है। a जो है आपका वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ वाला मल्टीपल है ना, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका, है ना, कोफिशिएंट ऑफ बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी आपका किसी का कोफिशिएंट नहीं है, सिंपली एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, या तो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, माइनस फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें बात की बातें हैं ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ देखो, ये जो ए बी और सी हैं ये तो कुछ मल्टीपल्स होंगे, डिफाइंड होंगे, लेकिन जो x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, दिस इज द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन, है ना। अब इस x की वैल्यू को आप फाइंड करते हैं, तो सिंपली जो x की वैल्यू को फाइंड करना, जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a b c आपको पता होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वो वैल्यू निकालो x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना क्या होता है। लाइक मैं आपसे पूछूं, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x की क्या वैल्यू हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, सेटिस्फाई मतलब कि ये इक्वेशन ट्रू दिखे कि हाँ समथिंग प्लस 2 शुड बी 5, तो दिख रहा है आपको 3 होना चाहिए, है ना, तो x की वैल्यू 3 होगी। तो सेम यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो कि ये पूरा जो है शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि 0 है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x की जो वैल्यूज़ आएंगी, लाइक अब कितनी वैल्यूज़ आती है, क्या आती है, वो आपको थोड़ा बहुत अगर मैं अभी ना मतलब ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग से बताऊं, है ना, इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स, आप ही सिंपली ये देखिए x है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ सिंपली ये सोचो अभी के लिए कि यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, रूट्स क्या होता है, वही जो सेटिस्फाई करेंगे, दैट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, x की वो वैल्यूज़ जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने वैसे पढ़ा भी हुआ होगा फार्मूला, है ना। तो x की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है आपका, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a, है ना। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे -b, इसीलिए आपको कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, b दिस, है ना, b² माइनस 4ac, है ना, बाई 2 ऑफ a। अब ये एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक बार तो प्लस करके आएगा, ठीक है, इसको मैं d मानता हूँ, d क्यों लिखा है, d इज, ये आप बाद में देखेंगे। और सेम यहाँ पे क्या होगा, एक बार माइनस करके आएगा, एक बार प्लस किया यूज़, एक बार माइनस किया, तो क्या 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, हाँ आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा आएँ, बट हाँ जनरल बोलूँ तो आ सकती हैं। तो देयर शुड बी 2
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स की दो वैल्यूज होंगी, मान लो x1 और x2, जो इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज या टू पॉसिबल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर के लिए कितने रूट्स, एक वैल्यू है ना, क्वाड्रेटिक के लिए दो, क्यूबिक के लिए कितना हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं, जनरली 3 है ना, आगे 4 5। तो इसका मतलब अच्छा जितनी डिग्री उतना रूट्स, हाँ बिल्कुल सही। ये सिंपली देखिए ध्यान से, कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है वो आप 9-10 में पढ़ी भी होंगी। सबसे पहले अगर मैं मान लूँ मैंने जो ये इक्वेशन लिखी थी ax² प्लस bx प्लस सी, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें मैंने बोला कि इसके कितने x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करें, दो आती हैं। तो दो को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मान लूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दो चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही। सबसे पहला सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, तो ये आपको पता भी होगा, ये होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स मतलब इस अल्फा और बीटा, ये जो दो रूट्स हैं इनका सम आता है माइनस बी बाई ए, बी आपको पता ही है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मतलब फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। तो आगे चलते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये देखिए एक बेसिक सी प्रॉब्लम है ना, आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को 10x² माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ देखिए वेरिएबल x हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक है। अगर मुझे आपसे ये पूछना हो कि यहाँ पे a b और c की वैल्यूज़ बताइए, कौन सी a b c, ये वाली है ना, इंग्लिश वाली a b c नहीं, ये वाली कोफिशिएंट्स। तो a क्या है, x² के साथ कौन सा है 10, तो a की वैल्यू 10, b क्या होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी बच्चे बोलेंगे 27, नहीं, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें हमेशा प्लस देखते हैं हम, क्या देखते हैं, प्लस। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x² प्लस, तो b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27 है ना। इतना ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, ये आपको पता होगा 10th में, इसलिए मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बट हाँ एरर फिर भी नहीं होनी चाहिए, इवन दो हम चाहे जल्दी इसको सॉल्व करें। तो ये थोड़ा बेसिक आपको पता है। अच्छा तो इससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं वो मुझे अभी आपको बताने की नीड नहीं है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, रूट्स निकालने हैं तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ माइनस 27 है ना, b क्या है माइनस 27 ना, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 27 का होल स्क्वायर माइनस 4a, कितना है 10, c कितना है 5 है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाई 2 ऑफ a है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस कितना होता है प्लस है ना, प्लस 27। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ऑफ, अब माइनस 27 ये क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, x² क्या होता है, x इंटू एक्स है ना। तो माइनस 27 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 27 इंटू माइनस 27, फिर से माइनस माइनस प्लस। अच्छा कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, साथ ही फिर चाहे माइनस आगे लिख लो, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा है ना। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 27 इंटू 27 अगर आपको पता हो, देखिए 27 इंटू 20 होता है 540, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो थोड़ा सा मैथ आपको फास्ट होना चाहिए, 27 इंटू 27, इसको मैं मन में सोचा कि 27 इंटू 20 प्लस 7 लिख दूँ है ना। 27 इंटू 20 540 प्लस 27 इंटू 7 कितना होता है बताइए, 189, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 729, ठीक है। थोड़ा मैथ्स फास्ट करना है आपको, वैसे ये धीरे धीरे हो भी जाएगा। माइनस 4 इंटू 10 40, 5 200 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा प्लस 27 प्लस माइनस रूट ऑफ 529 बाई 20, 529 का रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है 529, 23 का। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 529 विल बी 23। तो आपको एक बार 27 प्लस 23 बाई 20 लिखना है, एक बार आपको लिखना है 27 माइनस 23 बाई 20, ये दो रूट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50/20, 5/2, 0 0 कैंसिल करके ये हो जाएगा 4/20, 1/5 है ना। तो सिंपल है, इसका आपको x की दो वैल्यूज आएंगी, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे 5/2, 1/5 है ना।
एक्स की वैल्यूज़ 2। अच्छा, कुछ चीज़ें आप इसमें से वेरीफाई करेंगे, ये आपका होमवर्क है ना इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मान सकता हूँ मैं, अल्फ़ा को मान लो 5/2, बीटा मान सकता हूँ यहाँ पे 1/5। तो आप वेरीफाई करेंगे वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आना चाहिए इक्वल टू, यहाँ से जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू वही अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाई ए, और सी बाई ए बी बाई ए आप यहाँ से देखेंगे, है ना। तो आपका ये होमवर्क है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में। दूसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट इज़ सिंपल बाइनोमियल थ्योरम, है ना। देखो ये सब मैथ्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ना, कैसे होता है। अभी के लिए आपको जितना यूज़ करना है दैट इज़, देखो किसी मतलब x प्लस वाई फॉर्म का एक जैसे ब्रैकेट में लिखा होता है उसकी पावर n, उसको आप एक्सपेंड करते जाते हैं। अभी के लिए आप बस उस x प्लस वाई में अगर आपने x और 1 पुट कर दिया तो आप इसका ध्यान रखिए कि ये क्या होता है। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस, देखिए इसमें सारी चीज़ें आती हैं C0 C1 C2, है ना, कोफिशिएंट आते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। और फिजिक्स में उतना यूज़ आता भी नहीं है, फिजिक्स में जो डायरेक्ट यूज़ आएगा टू द पॉइंट वो मैं आपको इतने में बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1 प्लस एन इंटू एक्स, है ना, 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन क्या होगा फिर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, है ना, प्लस, अब देखो प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा ना ये। अब देखो ध्यान से एक मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर ये सिंपल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल रहा होगा, है ना, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल रहा होगा। तो अब मैं आपको अगर ये बताऊँ कि कैसे आपको ये सब टैकल करना है, तो ये वाली एक्सपेंशन तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ना, स्टार्टिंग 1 से होती है प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो ये सीरीज़ बन रही है ना एन इंटू एन माइनस 1। वैसे क्या होगा आगे, क्या होगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल की जगह अगली टर्म आ जाएगी 4 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 4, है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल कुछ भी लिखा हो दैट इज सिंपली वहां से शुरू करो n से इंटू n माइनस 1 उसका पिछला उसका पिछला उसका पिछला, कब तक 1 तक, है ना। तो मान लो मैं आपसे पूछूं 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 फैक्टोरियल होगा 3 से शुरू करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और आपका 10 फैक्टोरियल क्या होगा 10 से 1। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया, है ना। अच्छा नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, आपको इसमें याद क्या रखना है, ज़रूरी क्या है, दैट इज ये चाहे आप नोट करके लिख लो। अगर आपका मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या, या लेस देन 1 बहुत छोटा है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स सिंपली कुछ नहीं, मतलब चाहे एक्स नेगेटिव हो चाहे एक्स पॉजिटिव हो बट 1 से छोटा हो। एक्स का मॉड क्या होता है, मॉड सिंपली प्लस वैल्यू देता है ना, तो चाहे एक्स -2 हो चाहे एक्स +2 हो, मॉड तो क्या होगा हमेशा 2 होगा। तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं। तो जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, या 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो x है, अगर ये x ऐसा हुआ कि ये 1 से छोटा हो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मतलब ये क्या होगा -1 से 1 के बीच में, है ना। माइनस में भी 1 से छोटा हो सकता है, 1 से भी छोटा हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो काफ़ी सारे केसेस आ सकते हैं आपका माइनस से प्लस के बीच में, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये बहुत छोटी वैल्यू हो तो मुझे ये बताओ 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हमने लिखी थी तो जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, देखो x, तो मैं मान सकता हूँ ना, ये देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n लिख रहा हूँ, x बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है ना, तो ध्यान से सुनो, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस, अब x की पावर स्क्वायर, अब x ऑलरेडी बहुत छोटा है तो क्या x की पावर 2 और ज़्यादा छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या ये पूरी टर्म, देखिए 1 है, अगर 1 में अगर हम 0.00004 ऐड कर रहे हैं तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ सेम, तो यहाँ से आगे की टर्म्स को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, है ना। तो अब देखो ध्यान से फिर से, तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी सिंपली 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि आगे की टर्म्स इग्नोर हो जाएंगी। तो अगर मैं लिखूँ 1 प्लस एक्स की पावर -n, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतना आप फिजिक्स में काम हो जाएगा।
तो क्या होगा, यहाँ एन था, यहाँ माइनस एन है, डाल दो इसमें, इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या अगर आपको और डिटेल में समझना है, मैथ्स में हम पढ़ेंगे भी, यहाँ पे एन की जगह माइनस एन कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस एन, बस साइन मतलब एन, वो जो एन है एज इट इज उसको माइनस एन कर दो, है ना। इमेजिन करो, इसको पुट करना आना चाहिए आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। थर्ड इज अगर हो जाए 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन क्या होगा, अभी सिंपली देखिए हमने तो इस फॉर्म में पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए फिर से। 1, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसमें क्या होता था एन आता था, एन तो पॉजिटिव ये एन ही है, एक्स नहीं, अब क्या है माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। तो क्या ये फिर से यही आ गया 1 माइनस एन एक्स, हाँ बिल्कुल आ गया। अच्छा मैं लिखूँ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। अब देखो क्या क्या रिप्लेस हुआ है, ध्यान से देखना है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस इस इक्वेशन के हिसाब से प्लस ऑफ माइनस एक्स, है ना, और एन को रिप्लेस कर दिया माइनस एन से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन की जगह हो गया माइनस एन, है ना, दिख रहा है, और एक्स की जगह हो गया माइनस एक्स। क्या ये ऐसा हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस एन इंटू एक्स एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। हाँ, दैट्स द थिंग आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आपको ये समझ आना चाहिए, 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो देखो मैं फोकस करता हूँ फार्मूला आप कम ही याद रखें, अगर आपको इतना पता है कि ये चीज़ वैलिड है जब आपका मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मतलब एक्स बहुत छोटा है 1 से, तो आप प्रैक्टिकली ये जो एक्सपेंशन है उसमें हायर ऑर्डर की टर्म्स जो होती हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी रिप्लेस, आपको आइडिया होना चाहिए। देखो काफ़ी सारी चीज़ें, क्या फ़र्क होता है, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है एक स्टूडेंट जिसने मतलब जो आईआईटी करेगा एक नहीं करेगा, क्या फ़र्क होता है दोनों में, बस इतना सा कि आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना आपको दिखनी चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू प्ले विद नंबर्स, लॉजिक्स, है ना। हर चीज़ आपको बुक से नहीं मिलती है। लाइक मैंने यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी ना, हो सकता है काफ़ी लोग याद रखते होंगे, बट मैं मानता हूँ कि अगर आपको ये पता है तो आप थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है इतनी सी, है ना। क्या क्या था 1, आपको ये होमवर्क है, आपको ये याद करके रखना है ना। इसके लिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो ये है आपका 1001 की पावर 1/3, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा, हमें इसका तो पता है ना, इसको लिखना आता है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। 1 प्लस समथिंग मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस 1000 लिख सकता हूँ कि पावर 1/3, है ना। तो अब क्या करूँ मैं, इसको और सिंप्लीफाई करूँ, है ना। वैसे तो आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट होगा क्या कि एक्स की पावर्स बहुत कॉम्प्लेक्स आएंगी, क्योंकि आपका एक्स 1000 हो जाएगा। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये 1000 कॉमन ले लूँ। अब देखिए 1 में से कॉमन लिया तो मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ 1000 हो जाएगा 1, है ना। तो कि अब ये हो जाएगा कि पावर 1/3। 1000 क्या होता है 10 की पावर 3। अब देखो इसकी पावर 1/3 इंटू इसकी पावर, ये दो अलग अलग चीज़ें ना, पूरा बाहर ले लिया इंटू दिस, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 1/3, तो पावर्स में आप सीधे कर सकते हैं, इंटू बी को सॉल्व, तो ये जाएगा 10 की पावर 3 1/3 हो जाएगा 10 इंटू 1/1000 प्लस 1, तो 1 प्लस 1/1000 हो जाएगा 0.001, है ना, 0.001 की पावर 1/3। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, 10 तो आप बाहर ले सकते हैं ना, तो 10 मैंने बाहर ले लिया, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए 1 प्लस एन एक्स था पहला टर्म, तो 1 प्लस, तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 1/3, एक्स क्या है ये, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 10 तो मैंने कॉमन बाहर ले लिया इसीलिए ईजी कर दिया, है ना। तो एक्स हो जाएगा 0.001, तो एक्स, है ना। तो 1 प्लस एन एक्स यहाँ तक आपको पता चल गया, प्लस अब देखो ध्यान से, अच्छा मुझे कैसे पता लगे कि 6 डेसिमल प्लेसेस के लिए मुझे कितना एक्सपेंड करना है, तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर उसको आप 3 को और एक बार स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा। सिंपली ये सोचो कि अगर आपके पास 1000 है, उसको आप मतलब ये सोचो 10 की पावर 3 है, इसको आप
एक बार मतलब स्क्वायर टर्म तक देख लोगे तो 10⁶ आ जाएगा, वो 6 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। सेम यहाँ भी लॉजिक अप्लाई होता है ना, जहाँ पे आप माइनस में भले ही कर रहे हैं चाहे पॉइंट में कर रहे हैं। 0.001 इज सिंपली 1/10⁻³ है ना, तो ये 10⁻³ इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻6, तो 6 डेसिमल प्लेसेस। तो सिंपली आपको ना यहाँ तक एक्सपेंड करने को बोल रहा है, 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² है ना, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है वैसे भी। तो अब देखिए ध्यान से, तो n क्या था, n आपका था, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं ना, n × n-1, ठीक है, n-1 × x 0.001 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होगा बताइए, 2 × 1 है ना, पीछे ख़त्म करना है इसको जब तक, मतलब फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था, प्लस ये हमें यहाँ तक काम हो जाएगा क्योंकि ये 3 है, 3 का मतलब -3 है भले ही 10⁻³ ये जैसे ही करूँगा 10⁻6, ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको डिवाइड करके दे देगा। ये आपको लॉजिक दिखना चाहिए, काफ़ी सारी है ना। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। वैसे ये दिखने में कैलकुलेटिव है बट ये आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। जब तक आप ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता। आपको ये बहुत ईजी लगेगा बाद में अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना। तो 1/3 × 0.001 प्लस यहाँ सॉल्व कीजिए थोड़ा सा और, तो 1 - 2/3 - 1/3 × 0.001 / 2 है ना। इसको सॉल्व कीजिए 1 - 1/9 हो जाएगा, तो -1/9 × 0.001 का सॉरी स्क्वायर भी है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका ऐसे कर सकता हूँ मैं, 10 × 1 + 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 0.3, तो 0.33 लिख सकता हूँ इंटू 0.001, तो ये आपका उतना पीछे चला जाएगा, और -1/9 + -1/9 इंटू ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻6/2। अब बस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी सॉल्व हो चुकी है, ये चीज़ आपकी सॉल्व हो चुकी है, प्लस करना है ना। तो इसमें कुछ आंसर आ जाएगा, इट इज़ आपका है 10.00301। अच्छा ये तो आप मतलब अप्रॉक्स ऑब्वियसली, तो ये तो आपको वैसे ही पता चल गया। देखो आपने ये किया है ना, देखो यहाँ देखो ध्यान से, आप यहाँ देखो आंसर में, और यहाँ देखो नीचे देखो, आपने किया 10 × 1 प्लस, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना 10 × 1 प्लस दिस टर्म, तो एक्चुअल में 10 × 1 10 प्लस दिस आ जाएगा कुछ समथिंग, है ना, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, मतलब 1 से बहुत छोटी है। तो आपका ये, और ये 6 डेसिमल प्लेसेस में वैसे भी 0.00, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेसिमल प्लेसेस में हो जाए, है ना, या कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब आपका 0 कम हो जाए, बट अल्टीमेटली आंसर तो आपका 10 के आसपास ही आएगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा। तो बस क्रॉस चेक थोड़ा बहुत कर लिया, वैसे तो ये मतलब क्वेश्चन तो आपको पूरा ही सॉल्व करना है, बट मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि कैसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स में कैसे आपको यूज़ करना है यहाँ से पता चलेगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस, है ना। तो इफ़ h इज़ लेस देन r, तो अच्छा ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, देखो सोचो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमने अभी भी किया था 1 + x⁻n इज़ 1 + nx, या 1 - x⁻n इज़ 1 - nx। ये कब, जब आपका क्या बोलते थे, मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 1, मतलब x बहुत छोटा है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ ना, यहाँ पे कुछ मेरे को दिया तो है कुछ रिलेशन, इसको मैं कुछ ऐसा बनाऊँ कि मेरे यहाँ ये इस फॉर्म में आ जाए, कुछ 1 + 1 - दिए है ना, देखो 1 + 1 - तो आपको दिखना चाहिए, ये दिखेगा प्रैक्टिस से, है ना। अभी पहला दिन है, आपको इस चीज़ को नहीं सोचना है कि मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा या कैसे सॉल्व किया। तो मैं अभी के लिए ये देख लूँ कि मुझे दिया क्या है, g' g, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g बाहर ले लूँ, r² r + h का स्क्वायर। अच्छा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r/r + h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे कुछ ना मतलब छोटी वैल्यू बनानी है, कुछ 1 + समथिंग, तो उसके लिए ना ये 1 + समथिंग होना चाहिए। तो सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं कुछ, मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता। देखो अब ऐसा मत सोचना r को r से डिवाइड कर दिया, r को h से, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये उल्टा होता तो वो भी जाता, डिनोमिनेटर में दो चीज़ें प्लस में है, कैसे डिवाइड करोगे। तो एक काम करो, मैं इससे इसको मतलब इसको इससे ना सही, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ना सही, लेकिन न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से सेम चीज़ से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इससे 1 जैसा कुछ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, r से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, r से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, है ना। तो r/r डिवाइडेड बाई r + h/r, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा g × 1/, ये हो जाएगा 1 + h/r का स्क्वायर। क्या ये समझ आ रहा है सबको, है ना। अच्छा अब मुझे ये बताइए, इसका मैं क्या कर सकता हूँ,
अब मुझे ये तो मिल गया 1 प्लस समथिंग, लेकिन ये डिनोमिनेटर में मिला है। बट क्या आपको सभी को ये पता है कि अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ, ये कुछ ऐसा है ना, जी इंटू, देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर, तो ये तो वैसे है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 ऊपर जाके, तो जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर, रिवर्स कर दिया, डिवाइड बाई 1 लिखने का सेंस नहीं बनता, की पावर -2, ये आ गया। क्या ये समझ आता है सभी को, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि क्योंकि जी डैश मेरे पास आ चुका है जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है, की पावर -2, ठीक है। अब ये n-2, आप इसको चाहे एक्सपेंड करें जो करें, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आपको क्या दिखना चाहिए यहाँ पे एक चीज़ जो दी है ना, ये बहुत यूज आएगी, लाइक इफ h इज लेस, अच्छा पहले इस चीज़ को समझो कि बोला क्या, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, इससे एक h हाइट दी हुई है, और ये इस अर्थ की मान लो रेडियस है ना, अंदर सेंटर से। तो ये जो हाइट h है ये r से बहुत बहुत छोटी है, मतलब कि देखो r तो आपका कितना होता है 6400 किलोमीटर के अराउंड, है ना। तो h तो आपका चाहे 1-2 किलोमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा r के कंपैरिजन में। तो मतलब ये सिंपली ये कहना चाहता है कि जो सरफेस पे होगा यहाँ तक काफ़ी नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, तो वो जो आपको डिफरेंस है उस हिसाब से देखना है, नेग्लेक्शन निकाल के। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, h लेस देन r दिया हुआ है, तो मैं इसको कर सकता हूँ, देखो g डैश, यहाँ पे एक सेकंड, है ना, ये हमने निकाला था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखो जी तो ये मल्टीपल में, इसका कोई यूज़ नहीं। आप इसको देखो, इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे वहाँ पे 10 था ना पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही ये यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो h बाई आर को है, इसको एनालाइज कीजिए। अगर h जो है वो r से बहुत छोटा है, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन r, तो होगा क्या, ये जो पूरी चीज़ होगी 1 से बहुत छोटी होगी। क्यों, अगर मैं 1 लिखूँ ऊपर या 2 लिखूँ, नीचे लिख दूँ 10 लाख या मतलब करोड़ कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी 1 से छोटी आई, क्योंकि इक्वल तो तब आती है जब ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। ये बेसिक मैथ्स है। अब बड़ी डिनोमिनेटर है, छोटा न्यूमरेटर है, तो क्या होगा आपका वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो और क्योंकि ये और ज़्यादा छोटा दिया है तो ये और ज़्यादा छोटी होगी 1 से। तो क्या ये वो केस आ गया जब आपका 1 प्लस एक्स की पावर n निकालना है आपको, लेकिन x जो है मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो आप सिंपली इसको कर देते हैं 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जी डैश है जी प्लस 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, 1 प्लस एक्स लेस देन 1 प्रूव कर दिया हमने। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ, तो जी डैश विल बी जी, ये जी है ना, इंटू 1 प्लस एन कितना है -2 इंटू एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू क्या है h बाई आर, है ना, इस एक्सपेंशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश विल बी जी इंटू 1 - 2 h बाई आर। क्या ये समझ आता है। तो कहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी था, मतलब इजी क्वेश्चन था, अगर आपको देखना आता है तो। मैंने जो आपको बोला ना 2 चीज़ें, वो आपको याद रहेगी अगर बाइनोमियल में, और सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स में यही यूज़ होता है, नेग्लेक्शन के केस। तो बाइनोमियल में अगर आपको इतना पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज सिंपली 1 प्लस एन एक्स, उसके बाद आप प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो, तो जो आपका पहला आपने फॉर्मूला याद रखना है उसमें रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है थर्ड इसमें, दैट इज़ आपका है एपी। ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा, है ना। थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ना। नंबर्स कुछ सीक्वेंस बना होता है जिसमें आपको नंबर्स आपका दिए होते हैं किसी ऑर्डर में। अब देखो सिंपली अ सीक्वेंस जिसका आपका 2 टर्म, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, फिक्स होता है ना, कि मतलब एक से यहाँ पे जितना आया वो भी डी, फिर उसके अगला भी डी डिफरेंस, उसके अगला भी डी डिफरेंस, है ना। और ये एडिशन में होते हैं, मतलब आपका, है ना, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म ये 1, उसके बाद 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2, तो अगली टर्म क्या हो गया अगर होती तो 13, है ना। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक हर किसी 2 कंसेक्यूटिव मतलब 7 वाली टर्म के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है जो कि फिक्स होता है, दैट इज़ यहाँ पे आपका 2, है ना, इसको हम डी मानते हैं। सेम मैं बोल सकता हूँ क्या ये भी एपी है, हाँ बिल्कुल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12, क्या ये एपी है, 2 + 2 4,
प्लस 3 नहीं, ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस तो 2 है कंसेक्यूटिव टर्म, इनके बीच का 3, फिर भले ही आगे फिर से 2 हो गया, लेकिन एक जगह पे गड़बड़ हो गई ना, तो इट शुड नॉट बी एन AP। ये एक्चुअल में मतलब मिक्स सीक्वेंस होते हैं जिनको हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना। तो क्या मैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ, अगर फर्स्ट टर्म को A0 लिखूँ, 0 क्यों लिख रहा हूँ? ताकि फॉर्मूला आप लगा सकें, है ना, 0 इसलिए लिखते हैं, अदरवाइज फर्स्ट टर्म में आप बोल सकते हैं 1 लिखें, है ना। देखो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी लगेंगी, ये 0 क्यों लिखा, 4 क्यों, क्योंकि आप इतना समझ लेंगे कि आप इसको खुद भी बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में नहीं ध्यान देना। और nth टर्म क्या होगी, an, है ना। n-1 टर्म क्या होगी, इससे पिछले जस्ट ये nth, अगर 10th मान लो, n को 10 मान लो, तो ये 9th टर्म होगी, तो उसके जस्ट पीछे n-2। ये आपको समझ आनी चाहिए जो भी ये आपका टर्मिनोलॉजी होती है। तो मैं मान लूँ, देखो A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये कब आएगा, जब इसमें मैं d ऐड करूँगा डिफरेंस, तो प्लस d। तो A2 क्या होगा, A1 प्लस d। A3 क्या होगा, सेकेंड टर्म में d। A4 क्या होगा, थर्ड टर्म में कांस्टेंट डिफरेंस है ना, मैं d बढ़ाते जा रहा हूँ ना पिछले टर्म में अगला। तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मतलब आपका ना इस तरह से क्या होता है, अगर मैं A4 को A3 प्लस डी लिखा है, फिर A3 को लिख दूँ A2 प्लस डी, ठीक है, तो प्लस ये d हो गया, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कर दूँ, मैं A2 को लिख दूँ A1 प्लस डी, तो प्लस d प्लस डी, है ना। फिर क्या हो जाएगा, A1 को लिख दूँ मैं A0 प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो यहाँ क्या हो गया, आप देखो A4, आपका जो A4 है दैट इज A0 प्लस 4d, ठीक है। A4 क्या है आपका, फोर्थ टर्म नहीं, ध्यान रखो, देखो फर्स्ट टर्म तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म है, क्या ये, थोड़ा टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज होंगे आपकी। A5 क्यों लिखा, A0 से हम शुरू करते हैं, तो इसको मतलब क्योंकि आपका फार्मूला में फिट हो जाएगा ये, है ना, n वाला फार्मूला में, है ना, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो अब जो आपका 4 है दैट इज A0 प्लस 4d, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म इज A0 प्लस 4 कब आएगा, 5-1। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि an इट विल बी इक्वल टू A0 प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको फार्मूला होता है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता होना चाहिए, किसी भी AP की nth टर्म होती है A0 प्लस n-1 इंटू डी। n जो आपको nth टर्म निकालनी है ना, मान लो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो वो पुट करेंगे 2 3 4, डी होता है आपका कांस्टेंट डिफरेंस AP के सीक्वेंस में, है ना। अब देखो ध्यान से, दूसरा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। तो दैट इज सिंपली n/2 इंटू, आपको पता भी होगा वैसे, फर्स्ट टर्म प्लस मतलब लास्ट टर्म, है ना, A0 प्लस an, या n/2 इंटू, इसको अगर A0 an में पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए नहीं, यहाँ पे A0 है ना, तो A0 हो जाएगा ना 2a0। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन हम देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे शायद बताने की भी नीड नहीं है, डायरेक्ट ही पता लग रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस, है ना। तो सम हमने अभी देखा n/2, तो मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म पता है, तो मैं फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म लगा सकता हूँ A0 प्लस an, है ना। तो n/2 कितनी टर्म्स हैं सीरीज़ में, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7। तो मैं n की वैल्यू 7 रख दूँ, फर्स्ट टर्म भी 7 है, लास्ट टर्म 25 है, ठीक है। कितना आ गया, 7/2 इंटू 32, ये 16, यह आ जाएगा 16 इंटू 7 112, ठीक है। चाहे आप वो लगा लेते हैं n/2 इंटू 2a0 प्लस n-1 इंटू डी, है ना, जो सा भी करो, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट लास्ट टर्म दिख गई, n दिख गया तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर नहीं दिखता, लास्ट टर्म ना दी होती, तो आपको लास्ट टर्म प्रैक्टिकली इसका इसमें जो ये चीज़ है ना, ये लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला है, बनाया हुआ है एक तरह से। अगर देखो आप A0 प्लस an लिखो, ठीक है। अब अगर आपके पास लास्ट टर्म ना दिया डायरेक्टली, तो आप क्या लिखोगे, A0 पता होगा अगर आपको, तो A0 प्लस n-1 इंटू डी, तो ये तो हुआ A0 प्लस A0, 2a0 प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको दिखना चाहिए, धीरे धीरे दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़
AP के बाद आपको पता होना चाहिए GP, है ना। GP क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपने 9-10 में ना पढ़ा हो शायद, है ना, तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो वहाँ पे क्या था, जैसे ये टर्म है ना, मान लो T1 T2 T, तो ये एक चीज़ इसमें कांस्टेंट डिफरेंस ऐड हो रहा था। यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस होता है, D फिक्स रहता है, बट यहाँ पे ऐड नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ दो से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मैंने जो यहाँ पे D होता है ना, उसको यहाँ पे R बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। मान लो 2 कर दिया, तो 2 से अगली टर्म हो जाएगी 2 2 4, 4 से अगली हो जाएगी 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म में कॉमन रेशियो, है ना। अगली बाई पिछली कितना है? 2, है ना। तो ये होता है आपका GP। अब देखो ध्यान से, तो क्या आपके पास एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, ये दे सकते हैं 4 8 16 32, है ना, 64 128, फिर आपका 256। सेम यहाँ दे सकता हूँ मैं, 5 2 10 2 20 2 40 2 80 2 160, है ना, ये सारी। तो इन जनरल ज्योमेट्रिक टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ये अगर फर्स्ट टर्म हो A, तो मैंने A में क्या मल्टीप्लाई करा है? कॉमन रेशो AR। फिर इस वाली टर्म से अगली निकालने के लिए इस टर्म में मैंने R मल्टीप्लाई किया है, तो AR इंटू आर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। फिर इसमें भी R मल्टीप्लाई किया है तो AR क्यूब, ठीक है। फिर इसमें भी R मल्टीप्लाई किया है तो AR 4। तो ऐसे निकलती हैं इसकी स्टैंडर्ड टर्म्स, है ना, AR स्क्वायर AR 4, है ना। अच्छा, मुझे यहाँ से ना इंजीनियरिंग से दिख रहा है, देखो सेकंड टर्म के लिए आपका कुछ ऐसा आ रहा है AR 2-1, थर्ड टर्म के लिए आ रहा है AR 3-1, फोर्थ टर्म ये आ रही है आपकी AR 4-1। तो ये कुछ ऐसा नहीं आ गया कि nth टर्म विल बी AR n-1, है ना। जैसे आपका AP में क्या होता था बताइए? TN या AN होता था A0 प्लस n-1 इंटू D, बस। वैसे ही आपको GP का nth टर्म निकालना आ गया कि किसी सीक्वेंस में nth नंबर पे कौन सी टर्म होगी। ये तो ईजी है, क्योंकि इसमें तो आपको वो वाला कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि फर्स्ट टर्म कौन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A होगी, है ना, सीधे डायरेक्टली। अच्छा, इसमें भी आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर से क्या होना चाहिए पता? इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP सिंपली इज A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। R आपका क्या है? कॉमन रेशो, n नंबर ऑफ टर्म्स जिसका सम निकालना है, ठीक है। तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा, दैट विल बी ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ GP। बहुत इजी होता है। देखो इनफाइनाइट टर्म्स मतलब n आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, कितना? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो A इंटू 1 माइनस R की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस R, है ना, दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये देखो ध्यान से, 1 में से R आपने घटाया है, ठीक है। आप ये मानते हो कि R इज लेस देन 1, तो देखो R आपका लेस देन 1 माना आपने, और साथ में ये वो इन्फिनिटी, तो R लेस देन 1 तो ये 1 के आसपास ही होगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को मैं क्या मान सकता हूँ? अप्रोक्सीमेशन में सारे 1 मान सकता हूँ। देखो 1 माइनस R जो कि लेस देन 1 है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूँ इन्फिनिटी, क्योंकि ये बहुत, अगर मान लो छोटा है बहुत, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्शन लग जाएगा। तो A अपॉन 1 माइनस R, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ GP इज A अपॉन 1 माइनस R, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ क्वेश्चन है आपके पास, है ना। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ दिस, है ना। तो डायरेक्ट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये GP है, मतलब ये तो हम क्योंकि कर रहे हैं इसको GP की प्रॉब्लम के उसमें, तो आपको पता लगेगा कि GP से सॉल्व होगा। बट आपको अगर एग्ज़ाम में आता या कहीं होता तो आप सोचते बैठे कि सीरीज़ को कैसे सॉल्व करूँ, क्या ये कुछ GAP लगेगा। नहीं, आप इसको थोड़ा सा ना, और देखो क्या आपको यहाँ दिख रहा है? यहाँ तो दिख रहा है ना, Q/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 ऐसे हो रहा है ना आगे आगे। यहाँ नहीं दिख रहा बस। तो ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप इसको पहले सॉल्व करो थोड़ा सा, इसको आप एक्सपेंड करो। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ 2Q को Q+Q, फिर आगे लिख सकता हूँ Q+3 Q/9 Q/27, ठीक है। अब ये Q+Q, अब क्या होगा? Q तो बाहर, मतलब अलग रख दूँ मैं, ये प्लस वाली है सारी चीज़ें। अब क्या ये GP बन गया अंदर वाला? ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा Q प्लस ये पूरा, ये एक GP बन गया, दिख रहा है आपको? GP जिसका कॉमन रेशो क्या है? कितने से मल्टीप्लाई करें हम इसको? इससे ये बनने के लिए, इससे ये बनने के लिए कितने से? Q इंटू 1/3, कितना? 1/3, तभी तो Q/3। तो कॉमन रेशो क्या आ गया इस GP? एक GP बना दिया हमने अंदर वाला ब्रैकेट वाला, R इज 1/3, कितना? R इज 1/3। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? Q इज Q प्लस, तो ये हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि मतलब कितना आएगा,
देखो अगर मुझे तो यहीं छोड़ना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि या तो मैं इसको n की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, q प्लस a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो a आ जाएगा q इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है। या तो ऐसे छोड़ दूँ, चलो एक चीज़ हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डायरेक्ट n टर्म्स कितने तक निकालना है, तो मैंने इसको जनरलाइज फार्मूला बना के छोड़ दिया। बट अगर मुझे इनफाइनाइट के लिए निकालना होता तो मैं लिख सकता हूँ ना, अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो q प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, a अपॉन 1 - r, 1 - r कितना होगा 1/3। क्या ये सॉल्वेबल है, q प्लस q अपॉन 3 - 1 2/3, तो ये आ जाएगा 3q/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा q प्लस 3q/2 विल बी, देखो ये एलसीएम ले लिया, 2q प्लस 3q 5q/2, ठीक है। समझ आता है, तो ये आपको समझ आना चाहिए 5q/2, दिस विल बी द आंसर इफ इनफाइनाइट टर्म्स इन द जीपी, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स इन द जीपी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ कॉमन फार्मूला जो आपको पता होने चाहिए, है ना, स्पेसिफिकली ये आपको पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab। कैसे प्रूव होता है, क्या ये बताने की नीड है नहीं है। कुछ बच्चे अगर सच में जिनने मैथ रखा है 9-10 में और उनको ये लगता है कि अगर ये फार्मूला याद ना हो तो ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो बेचारे, मैं क्या ही बोल सकता हूँ उनको, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो आप इसको। एक बार a से करो तो a इंटू ए प्लस बी, प्लस एक बार b से करो, अब a इंटू ए क्या हो जाएगा a², a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, प्लस b इंटू ए क्या हो जाएगा बी ए प्लस b², तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ए बी प्लस बी ए को भी मैं ए बी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिखूँ चाहे 3 इंटू 2 लिखूँ 6 ही आएगा ना। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे ही आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, ये आपको पता होने चाहिए, आपने 9-10 में पढ़ा हो, दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना, बीच के टर्म माइनस, बाकी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, तो यही होता है सारा, है ना, घुमा फिरा के। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको भी मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं b प्लस सी को एक टर्म मान लूँ फिर स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये सर्टेन d टर्म हो गया, तो फिर से फर्स्ट वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। पहले इसमें आएगा कुछ, फिर इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना, एक्सपेंड कर देना। ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार सॉल्व किया a² माइनस b², क्योंकि प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिराइव करना है तो ऐसे लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर लो, फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, फिर उसको ऐसे बना दो, फिर a माइनस बी क्यूब है, ये आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको 4ab, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 2a² प्लस b², a³ माइनस b³ ये आ जाएगा, a³ प्लस b³ ये आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये आपका बेसिक मैथ्स में आता है। देखो अगर आपका दो रेशोज इक्वल है, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो दोनों साइड, मतलब न्यूमरेटर एक बार प्लस डिनोमिनेटर एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम राइट साइड भी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब अगर आपके पास मान लो दो रेशो है, ठीक है, दो रेशो है, मान लो n1 बाई d1 इक्वल टू n2 बाई d2, तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी एक बार ऊपर सम करोगे, एक बार माइनस करोगे, राइट हैंड साइड भी एक बार सम करोगे, एक बार माइनस करोगे, ठीक है। तो ये सिंपली ये बोल रहा है कि कोई रेशो अगर दो इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड वालों का सम अपॉन लेफ्ट हैंड साइड वालों का डिफरेंस इक्वल टू राइट हैंड साइड वालों का सम राइट हैंड साइड वालों का डिफरेंस। दिस इज योर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ये क्यों होता है, ये आपका ना कई बार इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ हो जाता है ना, काफ़ी जगह पे, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका अलजेब्रा, है ना। आई होप आपको अलजेब्रा समझ आया होगा जितना हमें नीडेड है। नेक्स्ट इज़ आपका ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये पता भी होगा, आपने ये पढ़ा भी होगा 10th में, काफ़ी अच्छे से अप्लाई भी करा होगा काफ़ी सारे, है ना। अभी मुझे क्या बताना आपको, ये ध्यान से सुनिए। इफ़ दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, अब ये जो थीटा है, देखो होता क्या है, अगर आप कोई केक काट रहे हो, ठीक है, ये मान लो सेंटर है, अगर आप इतना पीस काटो या ये पूरा पीस काट लो, ठीक है, तो हो क्या रहा है, कुछ एंगल है ना जो कवर हो रहा है उस पूरे पोर्शन की कोरस्पॉन्डिंग, तो बस वही चीज़ हमें रिलेट करनी है। यहाँ पे देखो इस पूरे एरिया की कोरस्पॉन्डिंग थीटा एंगल आया ना, मतलब इस पूरे सर्कल का इतना सा पोर्शन जो कवर हुआ। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये थीटा एंगल ऐसे करूं
तो एक आर्क बन रही है। आर्क क्या होता है? सर्कल का वो पोर्शन, मतलब सर्कमफ्रेंस का वो पोर्शन जो ऐसे कट हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, देखो ध्यान से, छोटा सा पोर्शन। अब इस थीटा के लिए जो आर्क है ये इतनी बन रही है। कॉमन सेंस है, अगर मैं ये थीटा थोड़ा बड़ा ले लूँ तो क्या आर्क की लेंथ बढ़ेगी? ऑब्वियसली, अब इतना एरिया, इतनी आर्क सर्कमफ्रेंस कवर होगी। तो हो क्या रहा है, आप जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो आपका, अगर मैं ये आर्क की लेंथ एल मान लूँ तो एल भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्या ये समझ आता है आपको? ठीक है, अब देखो ध्यान से, वैसे फॉर्मूला एंड ऑल तो बात की बात है, बट यहाँ क्या होता है, ये जो एंगल थीटा होता है ना, इसका कुछ रिलेशन होता है इस लेंथ ऑफ द आर्क से। दैट इज, आपको वैसे पता भी होगा, दैट इज सिंपली एल बाई आर। बताने को मैं ऐसे ही बता सकता था। देखो ध्यान से, पूरे सर्कल को जब आप पूरा घूमते हैं ना, पूरा घूमते हैं एक राउंड, तो कितना एंगल बनता है? 2 पाई। कितना? 2 पाई। अब देखो कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंगल दो तरह से होते हैं, डिग्री या तो रेडियन, है ना। आई होप आपको पता भी होगा। डिग्री में आपको होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री। रेडियन में आपका क्या होता है, सिंपली रेशियो के लिए हम लिखते हैं, इसमें डिग्री नहीं होता है। देखो ध्यान से, अब रेडियन में आपको रिलेट करने के लिए ऐसी वैल्यूज होती हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 22/7, है ना, जो भी हम अप्रॉक्स लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये सिंपली ना रेडियन आपका रेशियो रिलेट करता है, इसी रेशियो को, है ना। जब थीटा आपका रेडियन में हो तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ज़्यादातर, है ना, या आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, तो आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको ये पता है तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पाई कितना, 360 डिग्री। इसका मतलब ये जो 2 पाई रेडियन एंगल हमने पूरा कवर किया। देखो, जब एक सर्कल को हम पूरा राउंड घूमेंगे, मान लो ये पूरी आर्क ले ली हमने, अभी तक हम छोटे छोटे टुकड़े ले रहे थे, अभी हमने पूरी सर्कमफ्रेंस को ये आर्क मान लिया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म, तो पूरा एंगल कितना कवर बना हमने इसके लिए? 2 पाई, 360, है ना। 2 पाई के लिए कितनी आर्क बनी? सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई रेडियन के लिए इतनी, तो 1 रेडियन के लिए कितनी? देखो वही ना यार, एक पेन 5 रुपए का, 2 पेन 10 रुपए के, वही सारा यूनिटरी मेथड बचपन का, है ना। तो 2 पाई के लिए अगर 2 पाई आर बन रहा है, 2 पाई रेडियन एंगल के लिए 2 पाई आर आपका आर्क लेंथ है, तो 1 रेडियन के लिए कितना होगा? हमने क्या किया, लेफ्ट साइड 2 पाई से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 पाई से, तो यहाँ आ जाएगा आर। आर हो जाएगी आर्क लेंथ 1 रेडियन के लिए, रेडियस के बराबर। और थीटा रेडियन के लिए कितना हो जाएगा? तो लेंथ हो जाएगी थीटा इंटू आर। तो मतलब आर्क लेंथ हमने थीटा के लिए निकाल ली, थीटा इंटू आर। क्या यही फॉर्मूला है ये? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क मेड बाई एन एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू दिस। ये सिंपली रेशियो होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, क्या निकलता है। आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले तो, 2 पाई इज 360, ठीक है, पाई 180 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे अब वो लिख सकता हूँ 1 रेडियन कितना होगा, अभी भी मैंने बताया। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो आप 1 रेडियन। कैसे निकालेंगे? देखो, पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इंटू 7/22। इसको सॉल्व कर लो, दिस विल कम अराउंड 57 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन इतना होता है। बट ये आपको ज़्यादा इसमें सोचने की नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप को आपको वैसे पता होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, पहले पता होगा, है ना, इतना बेसिक। देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, थीटा है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस थीटा के साथ ये जो साइड है, ये, इसको तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब थीटा टर्मिनोलॉजी, इसके जस्ट साथ वाली साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और इसके ऑपोजिट साइड को मैं मान सकता हूँ ऑपोजिट साइड, है ना, एडजेसेंट ऑपोजिट। अब इसी तरह से फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको साइन थीटा पता होना चाहिए, चाहे परपेंडिकुलर लिखो चाहे जो लिखो, याद करने के तरीके काफ़ियों के बहुत अलग अलग होते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज साइन थीटा क्या होता है, कई बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जैसे भी याद हो, याद करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, मुझे जैसे याद है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है फिर? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा, जो आपको पता भी होगा, दिस इज सिंपली इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। कॉस थीटा का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, दिस इज 1/cos थीटा, तो इसको उल्टा कर दूं मैं तो h/a। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा वैसे आपको पता भी होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है।
अब चाहे आप इसको पुट करके देख लो, एच एच कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, दैट विल बी एडजेसेंट बाई ऑपोजिट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और कुछ आपको जो पता होना चाहिए, आगे चलते हैं। तो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब याद रखिए, देखो मैं ये वैल्यूज़, कोई सी भी एक वैल्यू, देखो मुझे कॉस की वैल्यूज़ याद है, मुझे कॉस की वैल्यूज़ याद है। जनरली आपको 0 से 90 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, है ना। 0 से 90 तक की याद है तो सारा आप डिराइव कर सकते हैं। मैं खुद ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सारा आप डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताऊँ तो मुझे कॉस की वैल्यूज़ याद है 0 से 90 तक की, तो आप साइन की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे। देखो कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। साइन में ना देखो ये कॉस है, साइन में आप ना जो वैल्यू यहाँ से शुरू की है उसको यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब साइन में बस उल्टा होता है, बराबर सीक्वेंस है। देखो साइन थीटा में अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री, तो 0 वो होगा जो यहाँ एंड पे, ये फर्स्ट है ना, इसका जो फर्स्ट है वो एंड से शुरू होगा, मतलब साइन का 0 होगा, कॉस का 90, है ना, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो कॉस का 90 क्या होता है, साइन कॉस 90 0, तो साइन 0 0, है ना। साइन 30 हो जाएगा, अब बताओ साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन का 30 जो हो जाएगा वो कॉस का 30 नहीं होगा, कॉस का यहाँ से, देखो साइन में अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कॉस में मुझे यहाँ से आना है, और कॉस में यहाँ से जा रहा हूँ तो साइन में मुझे यहाँ से आना है। ठीक है, तो कॉस का 60 क्या होगा 1/2, साइन 45, अब 45 पे यहाँ से आ जाओ चाहे यहाँ से जाओ, ये मिडिल टर्म में बराबर आ जाएगा, तो 1/√2 सेम आ जाएगा। साइन 60 क्या हो जाएगा, हाँ कॉस 30, कॉस 30 कितना होगा √3/2, साइन 90 क्या हो जाएगा कॉस 0, है ना, साइन का लास्ट कॉस का फर्स्ट, तो कॉस 0 क्या है 1, याद हो गया। टेन थीटा तो आपको पता ही है, साइन बाई कॉस, टेन 0 क्या होगा निकालो, साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 कितना था 0, कॉस 0 1, तो टेन 0 0, निकालते रहो, सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, मैंने जो अभी आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज, ये हम मैथ्स में पढ़ेंगे, दे लाई बिटवीन -1 to +1, है ना। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आपका -1 से 1 के बीच में रहती है, ना -1 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी हो सकती है ना, मतलब ये फिक्स होता है, मतलब आपका ऐसे बोलो ऑसिलेशन टाइप, है ना। ये कैसे होता है क्यों होता है वो बहुत सिंपल है, मैं आपको आगे बता दूंगा मैथ्स में भी। जबकि टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस 0 नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना। तो टेन थीटा कॉट थीटा सोचो स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे, मतलब वैसे तो आप पूछते ही नहीं है, इतना लो लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा अपॉन कॉसिकेंड थीटा, सेकंड नोट, कैन नॉट न्यूमेरिकली भी लेस देन 1। खुद सोचो, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा आपका -1 से 1 के बीच में है, तो जो 1/sin थीटा मतलब कॉसिकेंट थीटा होगा, देखो 1/समथिंग जो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इसका मॉड क्या है 1 से छोटा है और ये 1 है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा है, बिकॉज ऑफ दिस रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कोसिकेंट थीटा आपका कभी भी हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा आपका 1 से बड़ा ही आएगा, रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है हमेशा। ठीक है, या तो 1 आएगा या तो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो ये 1 आ जाएगा, ये -1 हो गया तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेंट रूल देखो, अब अगर आप एक प्लेन को ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट मतलब ये आपके 90 डिग्री के जो पोर्शन बन रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। अब देखो ध्यान से, दिस इज़ योर फर्स्ट, ये इसको मानते हैं हम एक्स में, ये बेस है ना, इससे शुरू करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे ये बात करूं, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारे के सारे रेशियो साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट सारा क्या होता है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्यों यूज़ होगा, ये यूज़ होगा ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए, जैसे साइन 470, साइन 320, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव,
ऐसे याद रख सकते हो, सेकंड साइन, सेकंड साइन, सेकंड साइन, एस एस, है ना, साइन पॉजिटिव। अच्छा अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/sin भी पॉजिटिव ही होगा, 1/पॉजिटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि पॉजिटिव 1 पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/sin क्या है, कोसिकेंड, तो वो भी पॉजिटिव। थर्ड टी, टी मतलब टेन, टी टी टेन, टी टेन, है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, टेन पॉजिटिव। अच्छा टेन पॉजिटिव है तो उसका 1/10 भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉट ही पॉजिटिव। अब फोर्थ में बचा क्या, साइन हो गया, टेन हो गया, लास्ट क्या बचा, कॉस बचा, नॉर्मल रेशियो में, जो मतलब रेसिप्रोकल वाली नहीं, नॉर्मल, कॉस बचा, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, इस तरह से याद हो गया। और कॉस पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट सीकेंड भी पॉजिटिव। अच्छा कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमेशा हम ये एक्स है तो इससे कुछ थीटा मानते हैं, ठीक है, थीटा हमेशा ऐसे मानते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज थीटा मानते हैं, यहाँ से प्लस एक्स से थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थीटा मानते हैं, और नीचे को माइनस थीटा मानेंगे ना, ये इस एक्स से, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली एक्स एक्सिस, यहाँ से नहीं, है ना, ये माइनस एक्स मान सकता हूँ मैं इसको, है ना, तो प्लस एक्स से ऊपर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा, क्लॉकवाइज माइनस थीटा। अब मुझे ये बताओ, कई बार क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ये ऊपर वाली ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये और 90 जोड़ दो 180, ये और 90 270, ये लास्ट फिर घूम के 360 डिग्री या 0 डिग्री, दोनों सेम ही होते हैं ना। अब देखो ध्यान से, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो यहाँ से पता होनी चाहिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर, दो एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप होमवर्क करेंगे ना। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, 270 है, 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस मतलब देखो प्लस के लिए ऐसे जाओ, मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के लिए ऐसे वापस चलो ना, वापस एंगल घटाओ, तो यहाँ से ऐसे जाते थे प्लस होता था, यहाँ से घटता था, तो 90 डिग्री में से माइनस किया थीटा, तो थीटा को हम अगर मान लें, थीटा हमेशा हम मान लें 0 और 90 से के बीच में, क्यों, ताकि ये ना क्वाड्रेंट को क्रॉस ना कर जाए, हम ऐसा मानते हैं ना, क्योंकि अगर मैं 90 से बड़ा ले लूँ तो हो सकता है थीटा की वैल्यू है कि यहाँ पहुँच जाए फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर क्या, नहीं मैं ये मान रहा हूँ कि ये मतलब आपका 0 से 90 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा 90 थीटा बढ़ाओ प्लस थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 180, दिस इज 180 ना, ये है ना 180, यहाँ से क्या है, ये 0 है, 90 है, ये 180 है, 180 में और एंगल बढ़ाओगे अगर 180 प्लस थीटा, तो ये किस में चल जाएगा, थर्ड में, और 180 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा सेकंड में, क्या ये समझ आता है। सेम 270 में अगर बढ़ाओगे, आगे चलोगे एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, घटाओगे तो ये फिर से वापस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। और 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 में से प्लस थीटा किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या ये समझ आता है सबको, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ये हम मैथ्स में बहुत डिटेल में करेंगे, अदरवाइज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये होमवर्क है, आपको याद क्या करना है, मतलब समझना है, याद तो मैंने भी नहीं रखा है, ये सब चीज़ें कौन याद रखता है ना। नेक्स्ट में अगर आपको कुछ मैं चीज़ें अगर ट्रिक बताऊँ कि ये सब चीज़ें कहाँ काम आएंगी, देखो ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए, देखो अगर मुझे कुछ निकालना, मान लो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अब कुछ चीज़ें ना निकालो, अब आप पता है क्या करो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखो कुछ तो वैल्यू आएगी और साथ में प्लस या माइनस आएगा, है ना, ऐसा ही होगा कुछ वैल्यू, जैसे साइन 30 क्या होता था, साइन 30 होता था कॉस 60 1/2, है ना, तो 1/2 वैल्यू प्लस साइन, अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 में सब पॉजिटिव आते थे, तो हमने जो भी वैल्यू पढ़ी है 0 से 90 में याद रखी वो सारी पॉजिटिव ही थी, अब तो कुछ भी आ सकता है। अब मान लो साइन 180 प्लस थीटा अगर मुझे निकालना है, कितना होगा, कैसे निकालूँ, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, मतलब कुछ वो निकालो और साथ में आपका साइन ये निकालो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये बहुत इजी है, कैसे याद रखना है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस, इसमें से चाहे आप एंगल बढ़ाओ चाहे घटाओ, चाहे एंगल बढ़ाओ चाहे, मतलब अगर 90 प्लस थीटा माइनस थीटा दिया हो या 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो हमेशा जो रेशो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे साइन है वो चेंज जाता है कॉस में, कॉस चेंज जाता है साइन में, ठीक है, टेन चेंज जाता है कॉट में, ठीक है, क्या ही समझ आता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, कोसिकेंट का नहीं याद रखना है, ज़रूरत ही नहीं है, साइन में आ गया तो कोसिकेंट आ जाएगा खुद ही, है ना। अब मुझे ये बताओ, तो अगर मैं ये लिखूँ 180 और 0 में से, या 180 के मल्टीपल 0 180 360, है ना, जैसे ये में से जब भी मैं प्लस या माइनस करता हूँ तो सेम ही रहता है रेशो, साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, टेन होगा तो टेन ही रहेगा, कॉट होगा तो कॉट रहेगा। इसका क्या यूज़ है, देखो ध्यान से,
साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। मुझे ये बताओ, क्या ये पहले तो ये एंगल समझो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। ये 180 है, ये 180 है ना, ये 180, 180 में प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और मैंने अभी भी बोला कि थर्ड में जाए चाहे जहाँ जाए 180 प्लस अगर लिखा है या माइनस लिखा है तो क्या साइन चेंज होता है? नहीं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता, वर्टिकल पे चेंज होता है। किस पे? इन पे, 90 to 70 पे। तो साइन ही रहा और 180 हट गया, सीधे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। ये जो साइन 180 प्लस थीटा में साइन हमने लिखा ना सोच के, वो इसी को हटाने के लिए था 180, बाकी सीधे एज इट इज थीटा लगा दिया तो साइन थीटा आ गया। अब ये तो आ जाएगी इसकी वैल्यू है ना, जो भी होगी थीटा में से, साइन थीटा, साइन 30, साइन 40, साइन 50। अब ये थीटा क्योंकि 0 से 90 में ही आएगा, है ना। अब प्लस माइनस कैसे देखें? अभी भी हमने देखा था थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है। अब ये मत सोचना कि इसके हिसाब से, नहीं, जो ओरिजिनल है उसका साइन देखो। ये जो चेंज होके आएगा यहाँ पे तो चलो सेम ही आ गया, बट कई बार चेंज हो सकता है ना साइन कॉस ना। ओरिजिनल वाले को देखो कि साइन जो है, साइन रेशो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा। क्या ही समझ आया? तो हमने ड्राइव किया साइन ऑफ 180 प्लस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा। दिस शुड बी ईजी फॉर यू, है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, ये सब। और एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका इन्वर्स भी ट्रू होगा या नहीं होगा तो चेक करके आना है आपने, है ना। और नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यही मैंने जो आपको पीछे प्रूव करके दिया, इसमें कुछ में देखो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जिस बच्चे ने, जो मैं होमवर्क दूंगा यहाँ पे, अगर वो कर लिया ना तो ये लाइफ लॉन्ग उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। फंडा सिंपल रखो, वैल्यू निकालो, साइन अलग से निकालो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करूँ, फर्स्ट वाले को। क्वाड्रेंट बना लिया, माइनस थीटा। अब क्योंकि कुछ भी नहीं दिया 90 या 180, मतलब जीरो ही माना है, तो ये ऐसा है ना, साइन 0 में से माइनस थीटा किया है ना, जैसे साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 प्लस थीटा, तो 0 रेफरेंस ले लिया, तो 0 में से माइनस, माइनस के लिए उल्टा जाएंगे, प्लस के लिए ऐसे जाते थे, एंगल ऐसे बढ़ता था ना जनरली हमने अभी तक। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब साइन कहाँ से आएगा? इससे आएगा, किस क्वाड्रेंट में? अच्छा, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा चेंज हो रहा है, माइनस प्लस, तो क्या साइन साइन ही रहेगा? हाँ, चेंज नहीं होगा, है ना, वर्टिकल में चेंज होता है। तो ये आ गई वैल्यू। अब प्लस या माइनस, यहाँ से देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्या होता है? नेगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो ये सॉल्व हो गया। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब बताओ फिर से, कॉस ऑफ माइनस थीटा, सबसे पहले बताओ कॉस चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल है तो कॉस ही रहेगा, थीटा लिख दिया। अच्छा, साइन क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा, ये आप कर लेना, होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, ये सेम है साइन की तरह ही है। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ नहीं, यहाँ माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो साइन तो आ गया पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, लेकिन क्या मैंने 90 से चेंज किया अगर प्लस माइनस, तो क्या वैल्यू चेंज होती है? हाँ, रेशो चेंज होती है, साइन कॉस में चल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ देखो, सिंपली देखो थीटा ही हो जाए, कॉस 90 में से थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा सीधे कॉस थीटा। थीटा मतलब ये हटा दो सारे, 90 सीधे थीटा, है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, थीटा कर दिया। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या कॉस पॉजिटिव होता है? हाँ, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस थीटा, फिर से वर्टिकल से आगे बढ़े तो साइन तो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, साइन देखना है, साइन मतलब कि प्लस या माइनस, किसका? इस साइन रेशो का, अब इसका सॉरी, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हाँ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, पहले ये बताओ क्या ये कॉस रहेगा या साइन हो जाएगा? 90 में से किया ना वर्टिकल में से, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस या माइनस, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना हम, किस में पहुंच गए? 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है ओरिजिनल वाला, इसको मत देखो, इसको ये मत देखो, जिससे बन रहा है वो देखो ना, ये तो डिराइव्ड है,
जिससे बन रहा है उसका साइन क्या होगा, कॉस का साइन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस या माइनस, बताइए। माइनस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी मतलब सेकंड, मैं बार बार गलत बोल रहा था, सॉरी अभी तक। सेकंड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट ये थर्ड है ना, तो साइन एस साइन है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, ये आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कहाँ गया, आपने क्या किया था, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सेम ये भी हो जाएगा। अच्छा एक मैं ये करवा देता हूँ या ये करवा देता हूँ, कोई सा भी, कॉस 270 माइनस थीटा है ना, 270 आपको विजुअलाइज होना चाहिए, माइनस थीटा, वापस गए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अच्छा पहले तो वर्टिकल से किया प्लस या माइनस, तो कॉस हो जाएगा साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल वाली चीज़ कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा टेन के लिए बात करूँ मैं, ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा, पहले तो वर्टिकल से चेंज किया 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, टेन वर्टिकल से चेंज किया तो कॉट हो जाएगा। ओरिजिनल वाली जो चीज़ है रेशो टेन, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, हाँ बिल्कुल होती है, तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉट थीटा। ये सारा आपको होमवर्क है, सारा आपको डिराइव करना है, समझना है, तभी पता चलेगा, याद करके कुछ नहीं होगा, आप याद रखने की आदत छोड़ें, है ना। इसमें से भी एक कर लेते हैं कोई सा भी, अच्छा 360 तो ये तो ईजी है, देखो कंफ्यूज करने के लिए 0 360 तो यही होता है। अब 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, टेन वाला करो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 360 तो टेन ही रहेगा, टेन 360 माइनस थीटा टेन थीटा ही हो जाएगा, साइन प्लस या माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, ओरिजिनल वाली जो चीज़ है टेन दैट विल बी नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, और देखो ये 270 इसमें प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा वर्टिकल से किया चेंज तो कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, वर्टिकल से चेंज किया। अच्छा इस प्लस या माइनस, ओरिजिनल चीज़ कॉस फोर्थ में क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ साइन थीटा, ये आपको पता लगना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2n पाई, ये जो चीज़ है n की वैल्यू मैं लिख दूँ 0 1 2 3, तो आप देख सकते हैं 2 पाई हो जाएगा, अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 1 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये 0 है, 360 2 पाई, डबल 4 पाई 6 पाई, 2 पाई का साइकिल तो क्या होता है पूरा सर्कल। तो एक्चुअल में ये जो 2n पाई है ना, ये 0 के मतलब आप सेम मान के चलो इन दोनों को, है ना अभी के लिए। तो अगर मैं लिखूँ कि 2n पाई प्लस थीटा, है ना, या 2n पाई माइनस थीटा, तो 2n पाई तो क्या है, कंफ्यूज करने को दिया है, ये तो वही है 2 पाई का साइकिल, यहाँ पहुँच गए, फिर प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो ये तो 0 से देख रहे हैं हम, 0 प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ये भी मत सोचना अपने मन से कि थीटा क्या पता 180 हो गया वन ना, हम मैथमेटिकली जब तक हमें थीटा की वैल्यू ना दी है तब तक ये मानते हैं कि थीटा चाहे जो वैल्यू हो, आप उसको हमेशा 2n पाई प्लस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानोगे, इसको हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हमेशा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाता है, चाहे ये माइनस 270 हो एक्चुअल में, इसको सॉल्व आप हमेशा माइनस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ही करेंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने यहाँ बताई ना कि आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अगर ये 0 प्लस थीटा है, थीटा चाहे कोई सी वैल्यू हो, क्योंकि आप जनरली ये मानते हैं कि थीटा की वैल्यू आप सॉल्व करके इसको 90 के अंडर ले आएंगे, है ना, तो वो इसलिए हो जाता है। और तीसरी जो नोट था, इफ पेरेंट एंगल मतलब जिससे थीटा हो रहा है प्लस थीटा माइनस थीटा, जैसे 90 प्लस थीटा 180, तो पेरेंट एंगल है 90, है ना, इनको बोलते हैं, जैसे आपका कैसे बोलूँ मैं, अलाइड एंगल ना, अलाइड एंगल मतलब कि ये जो एंगल्स हैं ये नॉर्मल एंगल, इनमें कुछ प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर पेरेंट एंगल है वर्टिकल वाले 90 डिग्री या 270 डिग्री तो चेंज होते हैं ना, वो याद रखना है। और हॉरिजॉन्टल वाले अगर 0 180 360 720 ये सब है ना 540, तो आपका साइन मतलब सेम रहते हैं, ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, अभी तक हमने करा था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। अच्छा कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, आगे चले, तो बहुत ईजी है ये भी, है ना, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैं आपको लास्ट के 2, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करने हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख के दे दूंगा क्रॉस चेक करने के लिए, बट आप इसको पॉज करके पहले सॉल्व करना है, 2 लास्ट के, पहले आप इन 3 को देखिए, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो कॉस माइनस 60 क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा दिख रहा है, कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा 60,
अब ये आपको पता है कि cos -60 कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने अभी बताया ना cos ऑफ माइनस थीटा, इवन दो अगर ये कुछ और भी होता तब भी आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मान के सॉल्व करते, फिर आप उसको मतलब सेपरेट आउट कर लेते। अगर 120 होता तो आप उसको 90 प्लस समथिंग लिखते, वो हो जाता सॉल्व, है ना। आप अपना दिमाग इसमें एक्स्ट्रा मत लगाइए। अब ये करिए cos ऑफ -60। अच्छा, मैंने इससे किया, बट हॉरिजॉन्टल लाइन से पीछे आया हूँ मैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में तो चेंज नहीं होता, तो कॉस ही रहेगा। तो cos माइनस थीटा विल बी cos थीटा, और प्लस या माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल एंगल है cos दैट इज पॉजिटिव, तो ये प्लस cos 60 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली cos -60 इज इक्वल टू cos 60। cos 60 की तो हमें वैल्यू पता है, दैट इज 1/2। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट इज tan 210 डिग्री। अच्छा, ये डायरेक्ट मुझे 210 नहीं पता है, देखो अब चमत्कार देखो। लेकिन क्या मुझे इसके आसपास की चीज़ पता है? देखो ये 180, ये 270, ये 90, ये 0। अच्छा 210 कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा, यहाँ कहीं। तो या तो मैं इससे देख लूँ या तो मैं इससे देख लूँ प्लस माइनस करके। अच्छा मुझे पता है कि 210 और 180 में कम डिफरेंस है, तो इससे देख लेता हूँ। 270 से देख लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, सेम ही बात है। बट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने, क्योंकि एक तो 180 में ना वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो ज़्यादा सही रहता है ना। मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए मैं कन्वीनियंस के लिए इसको लिख सकता हूँ मैं tan ऑफ 180 प्लस 30। अब क्या हो गया, ये tan ऑफ 180 प्लस थीटा हो गया। तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? अगर हॉरिजॉन्टल है तो चेंज नहीं होगा, तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा tan 30। साइन क्या होगा? देखो ओरिजिनल वाली चीज़ इस थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है 210, तो tan 210 थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस tan 30। दिस विल बी योर आंसर। क्या ही समझ आता है? तो सेकंड वाला जाएगा 1/√3 सॉरी। साइन 300 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो मैं 360 से देख लूँ चाहे चेंज नहीं होगा, या यहाँ से देख लूँ। अच्छा चलो मैं थोड़ा टफ कर देता हूँ, अभी 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ साइन 300 को। तो साइन हॉरिजॉन्टल से चेंज कर रहा हूँ, साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन चेंज आएगा कॉस में, कॉस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो जो ओरिजिनल चीज़ है साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 30। कॉस 30 कितना होता है? साइन 60। तो यह जाएगा √3/2। तो यह जाएगा माइनस ऑफ √3/2। ये दो आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको ये इजी लगेगा, कुछ नहीं है। अच्छा इसमें थोड़ा टफ लग रहा है तो पहले इसको 2π में देख लो, 2nπ प्लस थीटा बना लो। 1485 के एंगल को देख लो आप, इसके आसपास आप देखो 360 के मल्टीपल तो यूजलेस होते हैं ना, क्योंकि वो जीरो रीसेट हो जाता है। देखो एक सर्कल किया 0, दो सर्कल किया 0, तो 720 और 0 तो सेम ही लग रहे हैं ना। वैसे आप ये सर्कल कंप्लीट करो कब तक? जब तक ये 1485 के नज़दीक की वो वैल्यू नहीं आती जब जो 360 का मल्टीपल हो, फिर आप उस पूरे को हटा दो। मतलब 2nπ प्लस थीटा ही होता है। तो वही बात मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि आप -1485 को उसके आसपास के 360 के मल्टीपल में से पहले छोटा एंगल बना के देखिए, है ना। अगर देखो मैं अगर आपको हिंट दूँ तो ये अगर आप देखो तो 360 के 3 साइकिल बना लो, ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेना है कैसे होता है ये। कुछ और फार्मूलाज आपके लिए याद करने के लिए, काफ़ी सारा कुछ याद करने को, लेकिन ये मैथ्स में भी काम आएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं है शायद यहाँ पे, पर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, ये देखो ए प्लस और माइनस भी लिख सकता हूँ, बस पहले वाला फार्मूला लगा दो, क्या जाएगा। आपको ये समझ आना चाहिए ना। कॉस ऑफ माइनस भी आपको पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये आपका पहला याद होना चाहिए। दूसरा याद होना चाहिए tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी। इससे आ जाएगा आपका ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा इनको मैं अगर मान लो इन दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, तो मतलब a और b को इक्वल कर दूं, तो साइन ऑफ a प्लस ए क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2a, है ना। डबल एंगल फार्मूला बना रहे हैं हम, तो ये हो जाता है 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये फार्मूला याद है। अब आपको ये दो बनाना है, बहुत इजी है, याद रखने की नीड नहीं होती है, सब चीज़ें याद नहीं रखनी है। देखो कॉस स्क्वायर को आपको ये तो पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको यहाँ यूज़ कर लो। अगर इस पूरे को साइन में लिखूँ मैं तो कॉस स्क्वायर को हटा देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके हिसाब से, है ना। 1 माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
अदरवाइज मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जैसे भी आपको करना है। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। सेम tan 2a, tan 2a क्या हो जाएगा sin 2a बाई cos 2a, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, इफ़ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बहुत ईजी है इसमें, तो मुझे नहीं लगता, मुझे शायद आपको बताने की भी नीड है सॉरी। तो साइन ऑफ 2 ऑफ ए पूछा है ना, ए इज 60, तो साइन ऑफ 2a क्या हो जाएगा 2। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको ऐसे कर दो साइन ऑफ 120, है ना, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। साइन ऑफ 90 प्लस 30, फिर साइन 90 वर्टिकल में चेंज होता है, कॉस हो जाएगा 30। अच्छा साइन चेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आता है, प्लस कॉस 30 आ जाएगा √3/2, ठीक है। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी। तो 2 साइन ए क्या है यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्ट करना है ना, फॉर्मूला जो पढ़ा है अभी 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। करो 2 साइन ए कितना होता है कॉस 30, √3/2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया तो यह आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका √3/2। ईजी था, है ना, बहुत ईजी था। नेक्स्ट, अच्छा ये भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा ये यहाँ पे देखो डिफरेंस फार्मूले है ना, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टैन ए माइनस बी। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, दो एक कॉम्प्लेक्स एंगल का सम, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी आपने पीछे पढ़ा, साइन ए साइन बी प्लस सॉरी साइन ए प्लस बी आपने क्या पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी पढ़ा है, उन दोनों को ऐड कर दो, ये टर्म आ जाएगी, है ना। मतलब एक्चुअल में आपको ना याद रखने को समझने को होता है सिर्फ मतलब 4%, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसी के अप्लाइड से डिराइव होती हैं 30-40%। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको याद करने में टाइम वेस्ट करोगे या नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे बनाएंगे खुद 4% रख के। अब डिपेंड करता है ना किस बच्चे की कैसी नीड है। बट अभी अगर आपको किसी मतलब हाफ एंगल की तरह ट्रीट करना है, अब देखो ध्यान से, ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये जो ऊपर दिया है, इसमें ए प्लस बी को सी डाल दूँ, ए माइनस बी को डी डाल दूँ, तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला आ जाता है। तो 2 साइन, अब क्योंकि यहाँ से आएगा ना 2 साइन ए, तो ए डाल दो, ए क्या है आपका। अच्छा ये दोनों से आप निकाल सकते हो कि ए विल बी इक्वल टू सी प्लस डी/2, बिल्कुल, है ना। बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी/2, तो उस हिसाब से आपका ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2। ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपको पता होगा कुछ फार्मूलाज, द साइन एंड कोसाइन फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ए बी सी है, अच्छा ठीक है, तो ये एंगल मान लूँ, ठीक है, ये एंगल ए, ठीक है। एंगल ए के ऑपोजिट साइड को मैं ए मानता हूँ स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट। अब आप बोलेंगे ये क्या कर दिया, एक्चुअल में साइन रूल को साइन रूल ऐसे ही लगता है, आप एंगल के ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट किया, तो आपका साइन रूल होता है ए बाई साइन ए किसी भी ट्राइंगल के लिए, दैट विल बी इक्वल टू बी बाई साइन बी। मतलब साइड लेंथ बाई साइन ऑफ जो सामने वाला एंगल है, सी बाई सी के सामने, देखो सी साइड लेंथ के सामने कौन सा एंगल है सी, तो सी बाई साइन सी, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। फर्स्ट को साइन रूल, फिर कोसाइन रूल होते हैं कॉस पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये भी याद रखने तरीका सिंपल है, ए स्क्वायर होगा बाकी की दो साइड का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बाकी की दो साइड का मल्टीपल इंटू 2 कॉस ऑफ उसी का एंगल, है ना, उसी के ऊपर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा बाकी के दो साइड का सम, स्क्वायर का सम, ठीक है, माइनस 2 ऑफ बाकी की दो साइड का मल्टीपल, ठीक है, कॉस ऑफ इसी के ऑपोजिट एंगल, बी के ऑपोजिट एंगल बी। ये बताओ खुद से, दो साइड का सम माइनस 2 ऑफ दो साइड का प्रोडक्ट कॉस ऑफ इसी का एंगल सी। याद रखने तरीके होते हैं, देखो मैं यही बोल रहा हूँ, जब ये तो सबको ही पता होगा, बच्चे को 9th में पढ़ा होता है। इस फार्मूला का नाम आई गेस हेरोन्स फार्मूला, है ना। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे जो एस होता है, एस इज तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 3, है ना। मतलब आप ये अगर ट्राइंगल है, इसकी साइड लेंथ ए बी सी है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला, है ना। ओके, सो थैंक यू, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, वी विल मीट अगेन, है ना। तो आज हमने क्या किया, वी शुड जस्ट सी दैट थिंग। हमने छोटा सा इंट्रो लिया, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अलजेब्रा में हमने क्या क्या किया बताइए। अलजेब्रा में हमने सबसे पहले पढ़ा क्वाड्रेटिक, फिर पढ़ा हमने बाइनोमियल,
ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक एंगल्स पढ़े, फिर फार्मूलाज पढ़े, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट रूल पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े। ये सारा आपका जो भी आपको होमवर्क दिया वो सारा कीजिए, है ना। देखिए खुद का आपका कॉन्शियंस है, उसको अवेयर करना है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, मैं तो नहीं पूछूंगा आपसे इंडिविजुअली, ना आप मुझे जानते हैं अच्छे से, ना मैं आपको जानता हूँ, बट दे कैन बी वन थिंग दैट इज़ कि आप अपने सपनों के लिए खुद से ही अवेयर रह के जो भी आपको क्लास में दिया जाता है उसको सॉल्व करें। हाँ, आप होमवर्क ज़रूर किया कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कीजिए।